हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। हम आप लोग के बीच लेकर के आए थे फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका आज लेक्चर नंबर 8 आप लोग के बीच होगा। और ये क्लास बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही बड़ा कारगर साबित होने वाला है। और ये बैच जो हम आप लोग के बीच लेकर के आए थे, ये फ्री फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक, और ये बिल्कुल रहेगा फ्री VMS क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फिर आज हम ज़्यादा कुछ देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम अभी जो हम देखेंगे अपवर्तनांक से स्टार्ट। कहाँ से करना था स्टार्ट? अपवर्तनांक से। स्नेल के नियम यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम तक हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में। अभी जो आज का नया टॉपिक होगा अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक। सबसे पहले स्टार्ट करने से सबसे पहले आप लोग को एक चीज कमेंट में करना है कि आप लोग के लिए जो ये बैच NCERT फाउंडेशन बैच जो लाया गया है वो आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आप लोग जहाँ जहाँ से क्लास कर रहे हैं अपना अपना एड्रेस कमेंट में डालिएगा कि हम कहाँ कहाँ से क्लास कर रहे हैं और कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका फीडबैक आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो फिर अभी हम आप लोग के बीच स्टार्ट करेंगे अपवर्तनांक। ठीक, इससे पहले हम देखे थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता? दो गो। प्रकाश के परावर्तन का भी नियम क्या कितना है? 2 नियम है। अभी हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परावर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परावर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण 9.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक। बोला है कि 9.4 में समीकरण 9.4 में जो दिया गया है उसके दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला वो क्या है? स्थिरांक है। तो अपवर्तनांक में हम बोले कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। काहे कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। प्रकाश माध्यम जैसे ही चेंज होगा तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम बोले थे बाबू माध्यम 2 माध्यम होगा तो जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उस माध्यम को क्या बोलेंगे? विरल माध्यम बोलेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उस माध्यम को क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता है। यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग चालों से संचरित होता है। और देखा गया कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा? अलग अलग होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर है पर सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में होने वाली द्रुततम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। यानी कि वायु और निर्वात दोनों एक ही है, लेकिन वायु में जो प्रकाश का चाल होता है वह निर्वात से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। कांच और पानी में यह क्या होता है? इसका चाल घट जाता है। किसके अपेक्षा? वायु और निर्वात के अपेक्षा। 2 माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे में दिया गया। बोल रहा है कि अपवर्तनांक का जो मान है
वह दोनों माध्यमों में दूगो माध्यम, अपवर्तन के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो माध्यम दूगो आएगा, ठीक है। तो दोनों माध्यम में जो प्रकाश का चाल होगा अपवर्तनांक उसी पे डिपेंड करता है। जैसा कि नीचे दिया गया है चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें। बोल रहा है कि चित्र 9.11 में जो दर्शाया गया है प्रकाश की एक किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है और माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि अपवर्तनांक निकालना होगा तो माध्यम 1 में जो प्रकाश का चाल होगा उसको हम माध्यम 2 में प्रकाश की चाल से डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः n21 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में निम्नलिखित प्रकार से इसको जो है जो अपवर्तनांक है उसको हम n21 से निरूपित करते हैं। n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में जो प्रकाश का चाल था उसको हम v1 माने थे, माध्यम 2 में जो प्रकाश का चाल था उसको v2 माने थे। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2, यानी कि v1 बट्टा v2। जब हम v1 को v2 से भाग देंगे तब जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। जो कि आपको ये चित्र 9.11 में दिया गया है। ये ऊपर वाला जो है माध्यम 1 ये वायु है और नीचे जो ये आप दिख रहे हैं ये कांच है। प्रकाश का किरण वायु से कांच में आया, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया। हम बोले थे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हटता है। अभी वायु और कांच, वायु में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है कि कांच में होता है, वायु में होता है। तो वायु में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा तो वायु कौन सा होगा, विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, विरल। और कांच में प्रकाश का चाल कम होता है तो कौन सा माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा। कांच कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। और आप देख सकते हैं कि प्रकाश का किरण जो है यह रियलिटी में इसको आना था ऐसे, अगर ये सीधा जाता तो ऐसे होकर के निकलता, लेकिन माध्यम जैसे ही चेंज हुआ यह क्या हुआ, विरल से सघन में आया, अविलंब से कहाँ हटेगा, यानी कि अविलंब के ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, विरल से सघन। अब इस कंडीशन में जब हम इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो माध्यम 1 में जो प्रकाश का चाल होगा, माध्यम 1 में जो प्रकाश का चाल होगा और माध्यम 2 में जो प्रकाश का चाल होगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे और जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। दोनों क्या, nm वायु में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में, यानी कि आप यहां देखिए ये फॉर्मूला था ना कि n12 यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा, एक मिनट, अब एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि n21 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर इसी तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, वहां पर था माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यहाँ पर है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, n12 से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है n12, वहां था n21, यहाँ पर है n12। n12 यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता। बोला कि यदि अगर माध्यम पहला वाला निर्वात या वायु होगा, माध्यम 1 निर्वात या वायु होगा, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता। तब जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक होगा वह निर्वात के सापेक्ष होगा।
निर्वात का क्या होगा, सापेक्ष होगा। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम एक में माध्यम एक यानी निर्वात या वायु तथा माध्यम दो में अपवर्तनांक के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यह केवल N2 से निरूपित किया जाता है यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक Nm जो होगा, Nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल c था तो c लिखा गया, माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो v लिखा गया। आगे है कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको हम केवल अपवर्तनांक बोलेंगे। सारणी 9.3 में अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात करना होगा कि जल का अपवर्तनांक NW यानी कि अपवर्तनांक ऑफ वाटर 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। यानी कि वायु में प्रकाश के चाल का अनुपात और जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी है, तथापि आपको इन आंकड़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसको कंठस्थ यानी कि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आप देखिए कि 9.3 में कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। देखिए द्रव्यात्मक माध्यम है वायु, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। संगलित क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक 1.46। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52। कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक 1.53। खनिज नमक का अपवर्तनांक 1.54। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक होता है 1.63। सघन फिलंट कांच यानी कि फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.65। रूबी या इसी को बोलते हैं मणिक, इसका अपवर्तनांक होता है 1.71। नीलम का अपवर्तनांक होता है 1.77 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है किसका, हीरा का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है 2.42। और आपको पता होगा कि अपवर्तनांक का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। अपवर्तनांक का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। अपवर्तनांक का कम से कम कितना मान होगा, 1 होगा। सबसे ज्यादा अधिकतम अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। सारणी 9.3 से नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए किरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से क्या होगा, कम है। बोल रहा है कि किरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से क्या है, अधिक है। किरोसिन आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 और किरोसिन का अपवर्तनांक कितना है, 1.44। किरोसिन का अपवर्तनांक जल से क्या है, ज्यादा है, जल से अधिक है। यानी कि जल की अपेक्षा प्रकाशिक क्या है, सघन होगा। यानी कि जल से सघन किसमें होगा, किरोसिन में, तब तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा इसका मतलब है कि प्रकाशिक सघन उसमें कम होगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा इसका मतलब है कि प्रकाशिक सघन उसमें क्या होगा, अधिक होगा। जितना डेंसिटी ज्यादा होगा प्रकाश का चाल उतना ही क्या होगा, कमेगा। जिसका डेंसिटी जितना ही
कम होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, अधिक होगा। प्रकाश का चाल अधिक होगा तो उसका आवर्तनांक क्या होगा। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होगा उस माध्यम का आवर्तनांक सबसे क्या होगा, कम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा उस माध्यम का आवर्तनांक सबसे कम होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये था आप लोग के बीच आवर्तनांक। अब आगे देखिए कि ये पीला सा बॉक्स में दिया हुआ है कि यह भी जानिए, यानी कि इसको जानना है कि किसी माध्यम, इसमें बताया गया है कि किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसे प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। बोला कि किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता, यानी कि कोई माध्यम जो प्रकाश को अपवर्तित करता है उसकी क्षमता को प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि उसका कैपेसिटी जितना होगा प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने का, उसकी क्षमता को हम किसके द्वारा, प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित संपृक्तार्थ होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। यह द्रव्यमान घनत्व यानी कि यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस अध्याय में जो हम विरल माध्यम और सघन माध्यम का प्रयोग, विरल माध्यम किसको बोलेंगे, वैसा माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उस माध्यम को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। और सघन माध्यम वैसा माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा। दूगो माध्यम होगा, दोनों माध्यम के तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा उसको बोलेंगे विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे। तो विरल तथा सघन माध्यमों शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। इसका रियलिटी में जो वर्ड है वो प्रकाशिक विरल, विरल माध्यम नहीं, प्रकाशिक विरल माध्यम और प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यानी कि ये बोल रहा है कि हम कब कह सकते हैं कि प्रकाशिक कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक क्या होगा, सघन होगा। यानी कि अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होगा वह दूसरे की अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा। क्या होगा, सघन होगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वह माध्यम उतना ही क्या होगा, सघन होगा। जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वह उतना ही क्या होगा, विरल होगा। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो माध्यम उतना ही क्या होगा, सघन होगा। इस बात को आपको याद रखना है। और विरल माध्यम उस माध्यम को बोलते हैं जिसमें प्रकाश का चाल अधिक, सघन माध्यम जिस माध्यम को जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा। तो सघन जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रकाश का चाल क्या होगा, घटता जाएगा। प्रकाश का चाल घटेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश का चाल कमेगा। प्रकाश का चाल जिसमें ज्यादा होगा उसमें अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम होगा। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। बोल रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा, सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, धीमी हो जाती है। यानी कि विरल से सघन में प्रकाश जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, धीमा हो जाएगा। उसका स्पीड क्या होगा, धीमा हो जाएगा तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ही उसका स्पीड धीरे होगा वह अविलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। जब सघन यानी कि डेंसिटी ज्यादा वाला में गमन करेगा, डेंसिटी ज्यादा वाला जैसे ही डेंसिटी कम वाला में गया, डेंसिटी जैसे ही कम वाला में जाएगा तो उसका क्या होगा, इसकी चाल बढ़ेगी। अब चाल जैसे ही बढ़ेगी तो विलंब से क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। विलंब से क्या हटेगा, दूर हटेगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, चाल घटेगा। चाल जैसे ही घटेगा तो विलंब की ओर मुड़ेगा। और सघन से विरल में जैसे ही जाएगा तो सघन से विरल में जैसे ही जाएगा तो
तो उसका चाल क्या होगा, बढ़ेगा। चाल जैसे ही बढ़ेगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। अविलंब से क्या हटेगा, दूर हटेगा। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न है। प्रश्न है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? और क्यों होगा वो आपको बताना, भी जस्ट हम बताए हैं। ठीक है, आगे है कि प्रकाश वायु से 1.50 वर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतना। हम बोले थे कि अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका फॉर्मूला होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को रखेंगे ऊपर, किसी माध्यम में नहीं पता तो उसको रखेंगे नीचे, और 1.50 अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक बराबर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सारणी 9.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि सारणी 9.3 में जो दिया हुआ है कि अधिकतम प्रकाश घनत्व कौन सा होगा और न्यूनतम प्रकाश घनत्व कौन सा होगा, उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है कि आपको किरोसिन, तारपीन का तेल, जल दिए गए हैं। आपको किरोसिन दिया गया, तारपीन का तेल दिया गया और जल दिया गया। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र से चलता है? बोल रहा है कि इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र से चलेगा, किरोसिन, तारपीन का तेल या जल में? सारणी 9.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग, सारणी 9.3 में जो दिया गया उस आंकड़े का उपयोग करके आपको बताना है। अगला है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप लोग को मिलता है होमवर्क के लिए, और उम्मीद हम करेंगे कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम कल के अगले क्लास में हम आपको इसका फिर सॉल्यूशन बताएंगे। फिर उसके बाद आगे अगला टॉपिक जो है आपका गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, यानी कि गोलीय लेंस के द्वारा अपवर्तन कैसे होगा, फिर उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का आपका काम है कि 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को हल करना। ठीक है, ये होमवर्क है। तो फिर आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।